हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग गेट एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी का सेशन कर रहे थे। और इसमें मैंने लास्ट प्रीवियस ऑलमोस्ट 20 to 21 वीडियोस बनाए, जिसमें मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी गेट लाइफ साइंसेस को कंप्लीट कर दिया। उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा, उसको जाके देख सकते हैं। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। और इसी कंटिन्यूशन में आज हम लोग जो सबसे पहला करेंगे वो करेंगे लेटेस्ट 2021 प्रीवियस ईयर जो आया हुआ क्वेश्चन फ्रॉम गेट लाइफ साइंसेस माइक्रोबायोलॉजी। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर है गेट लाइफ साइंसेस का, जहाँ पर ये एक्सेल कोड इसका है एस, माइक्रोबायोलॉजी का कोड क्या है एस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि A.V. Leeuwenhoek observed several microscopic organisms under his hand-made microscope. He described them as। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप जो बनाया था हैंडमेड, उसमें बहुत सारे लाइव ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया था, इंक्लूडिंग स्पर्म सेल्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको इन्होंने बोला था एमिक्यूल्स। तो आंसर होगा इसका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाथवे ऑक्सीडाइज 1 mole of glucose 1 mole of glucose to 2 mole of pyruvic acid with 1 mole of ATP, NADH and NADPH in Pseudomonas but not Bacillus। तो Pseudomonas बेसिकली एनारोबिक बैक्टीरिया है, और यहाँ पर जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज करेगा कौन से पाथवे से, एंटर डेंड्रॉफ ईडी पाथवे। तो ईडी पाथवे से ये करता क्या है कि यहाँ पर ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट करेगा 6 फॉस्फो डेल्टा लैक्टोन, इसको डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है। और ये फिर फॉर्म करता है केडीपीजी। और केडीपीजी का मतलब यहाँ पर क्या है, 2 कीटो 3 डीऑक्सी 6 फॉस्फो, उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये कितने कार्बन का है, ये 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का है। पहला स्टेप में एटीपी इन्वॉल्व हो रहा है और एडीपी बन रहा है, फॉस्फेट यहाँ अटैच हो गया। और दूसरे स्टेप में जब डेल्टा लैक्टोन बनता है तो यहाँ पर NADPH बनता है, NADPH ये बनेगा, ये रिलीज होगा। तो एक NADPH यहाँ से बन गया, एक ATP यहाँ इन्वॉल्व हो गया। और ये जो 6 कार्बन का ये 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। एक मॉलिक्यूल बनाएगा ये पायरुवेट, ये बनाएगा पायरुवेट, और दूसरा मॉलिक्यूल जो 3 कार्बन का होगा वो कन्वर्ट करेगा किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये फिर ग्लाइकोलाइसिस के रिमेनिंग जो प्रिपरेटरी पे ऑफ पाथवे उसमें जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, 1,3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, यहाँ से क्या बनेगा NADH। और ये फिर क्या बनाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ से क्या बनेगा ATP। और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है। और उसके बाद में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और उसके बाद भी पायरुवेट। तो पायरुवेट बना दिया 2 मॉलिक्यूल, एक पायरुवेट यहाँ बना और एक पायरुवेट यहाँ बना। अब इस स्टेप में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से फिर से ATP बना। तो देखिए कितने ATP बने, 1 2 ATP यहाँ आया, और क्या हुआ, एक NADH निकला ये वाला, और उसके बाद में यहाँ पर एक NADPH निकला और एक ATP इन्वॉल्व हुआ। तो एक ATP इन्वॉल्व होगा तो इसे माइनस करेंगे, एक NADPH निकला और एक ATP इन्वॉल्व हुआ। तो 2 में से एक माइनस होगा तो एक हो जाएगा, यानी नेट गेन जो होगा वो एक ATP, एक NADH और एक NADPH होगा। किस पाथवे से, 3 फॉस्फो एंटर डेंड्रॉफ पाथवे, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। होप सो ये क्लियर। और इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है मेरे वीडियो में, वो उसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आ है, वाटर बैलेंस इन एक्सट्रीम halophiles such as Holobacterium is maintained by the cell surface glycoprotein consisting of
तो ये किसकी कंसिस्ट होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन सेल सरफेस पे रहते हैं और वहाँ पर वो वाटर को बैलेंस कर रहे हैं, यानी वाटर को अटैच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम हेलोफाइल्स में हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा और हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से वाटर का लॉस होगा बाहर की तरफ, वाटर लॉस। तो वाटर लॉस को होल्ड करने के लिए, कम करने के लिए कुछ पोलर अमाइनो एसिड चाहिए। तो पोलर अमाइनो एसिड इन चारों में से कौन है, ये ग्लाइसिन नॉन पोलर है, लाइसिन पोलर है, यहाँ लाइसिन और हिस्टिडीन पोलर है, ठीक है। और यहाँ पर ग्लाइसिन नॉन पोलर है, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट ये नेगेटिवली चार्ज है। इसमें साइड चेन में क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसमें भी साइड चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो वाटर को क्या करेगा, होल्ड करके रख सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहा है नोकार्डिया स्पीसीज इज नॉट एमिनेबल टू क्लासिकल मेथड ऑफ ग्राम स्टेनिंग ड्यू टू। नोकार्डिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसके बाहर की तरफ में थिक माइकोलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से ये ग्राम स्टेनिंग को नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहे हैं प्रोटिस्टा बिलोंग्स टू द जीनस ट्राइकोनिम्फा। ये मैंने लास्ट सेशन में ही किया हुआ है माइक्रोबियल इंटरेक्शन में, जो गट में रहता है टर्माइट्स का, यही एग्जाम्पल भी दिया था। तो दिस रिलेशनशिप इज म्यूचुअलिज्म, डायरेक्ट इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। Which of the following is or are electron acceptor for CO2 reduction during photosynthesis in purple sulfur bacteria? ये भी डिस्कस किया मैंने अपनी वीडियो में, जहाँ पर मैंने न्यूट्रिएंट को डिस्कस किया है माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट वाले टॉपिक में। तो यहाँ पर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और यहाँ पर दूसरा होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो फोटो लिथो ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो सोर्स होता है वो दो जगह से आता है, एक आ सकता है थियोसल्फेट से और एक आएगा हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो दोनों आंसर क्लियर, ये हो सकता है हाइड्रोजन सल्फाइड और थियोसल्फेट। अच्छा, यहाँ मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये ए और बी दोनों आंसर होंगे। इसका भी वीडियो आप देख सकते हो कि इसमें माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट वाले टॉपिक को मैंने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटालाइज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वो होता है, इसको भी डिस्कस किया है, जहाँ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट करेगा तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा कि डायरेक्टली ये कन्वर्ट कर जाए एडीपी टू एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर एक है ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा स्टेप, स्टेप नंबर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ से डायरेक्टली एटीपी रिलीज होता है। ऊपर में लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ, ये वाला स्टेप, ये एक स्टेप है और दूसरा स्टेप ये है फॉस्फोराइल पायरुवेट से पायरुवेट। तो यहाँ पर कौन सा है, पायरुवेट काइनेज एंजाइम है जो बेसिकली पीईपी को कन्वर्ट करता है पायरुवेट में विथ रिलीज ऑफ एटीपी। और दूसरा होगा सक्सिनेट थियोकाइनेज। सक्सिनेट थियोकाइनेज का दूसरा नाम है सक्सिनेट सिंथेटेज। कहाँ यूज होता है, तो सक्सिनाइल को एंजाइम टू सक्सिनेट का फॉर्मेशन कराता है, और जब को एंजाइम इसे ब्रेक करता है तो यहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस होता है और कोएंजाइम ASH रिलीज हो जाता है। क्योंकि SH है तो थियो ग्रुप है, इसलिए एंजाइम आता है सक्सिनेट थियोकाइनेज। ऑप्शन बी एंड डी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कैन बी अप्लाइड फॉर टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल स्पीसीज। तो बैक्टीरियल स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग लेटेस्ट टेक्निक यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फिश फ्लोरेसेंस इन सिचू हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पर हम लोग प्रोब को यूज करते हैं, प्रोब विथ डिफरेंट कलर, और वो जिसके साथ में बाइंड कर गया वहाँ से स्पेसिफिक कलर आएगा। सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म जो मुझे मिला वो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है या ग्राम पॉजिटिव हो सकता है, अगर ये बैक्टीरिया है कि कैटेगरी जैसा मिल रहा है मोनेरन से, तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव हो सकता है, ग्राम नेगेटिव हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इन सब के अगेंस्ट में एक स्पेसिफिक प्रोब बनाऊंगा।
ब्लू ग्रीन एल्गी में कंजर्व डोमेन ढूंढूंगा इनके जीनोम से और उसके अगेंस्ट में मैं एक प्रोब बनाऊंगा और उसको रेड कलर से यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कर दूंगा। दूसरा वाला प्रोब बनाऊंगा जो ग्राम पॉजिटिव को आइडेंटिफाई करे और उसको कलर दे दूंगा ब्लू कलर, यहाँ पर प्रोब लगाऊंगा। और तीसरा मैं यहाँ करूँगा कि यहाँ पर इसके लिए ग्राम नेगेटिव के लिए एक प्रोब बनाऊंगा और इसको कलर कर दूंगा ग्रीन कलर। तो 3 अलग अलग कलर। अब मैं इस अननोन सैंपल का जीनोमिक डीएनए निकालूंगा, सिंगल स्ट्रैंड करूंगा और वो सिंगल स्ट्रैंड जिसके साथ भी बाइंड कर जाए इन सब को ट्रीट करूंगा। इन सब में से जिसके साथ यहाँ कॉम्प्लीमेंट कर लिया, सपोज इसने कॉम्प्लीमेंट कर लिया इसके साथ, तो इसका मतलब है कि ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये ग्राम नेगेटिव के साथ, यानी ये वाला ऑर्गेनिज्म ग्राम नेगेटिव है। इसको बोलते हैं इस तरह का स्टडी को फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, ये ऑप्शन। इसके अलावा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके उसका सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, यस, पूरा का पूरा उसका जीनोमिक सीक्वेंस को एम्पलीफाई करके उसका सीक्वेंसिंग कर लीजिए, बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ग्राम स्टेनिंग में सिर्फ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा, इसके अलावा अगर वो कुछ अलग टाइप है जैसे माइकोबैक्टीरियम है या फिर नोकार्डिया है तो उसको ग्राम स्टेनिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ रहे हैं 9th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वुड कंट्रीब्यूट टू द इंडक्शन ऑफ लैक ऑफ प्रोटीन इन द वाइल्ड टाइप स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई। देखिए वाइल्ड टाइप ई कोलाई को इसको भी डिस्कस किया हुआ मैंने कि इसको करने के लिए इंडक्शन कैसे होता है लैक ऑफ प्रोटीन का, 2 तरीका है, एक तो लैक्टोज होना चाहिए और दूसरा ग्लूकोज का एब्सेंस होना चाहिए माइनस, और ये प्लस लैक्टोज प्रेजेंट ग्लूकोज एब्सेंट। ग्लूकोज एब्सेंट होगा तो साइक्लिक सीएमपी बनेगा और साइक्लिक सीएमपी के रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैप प्रोटीन, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। ये बाइंड करता है प्रोमोटर पर और तब फिर ये आरएनए पॉलीमरेज को होल्ड कर लेता है, पॉलीमरेज को होल्ड कर लेता है और ट्रांसक्रिप्शन ऑन करेगा। और लैक्टोज अगर रहता तो क्या करेगा, ये रिप्रेसर को बाइंड नहीं करने देगा, रिप्रेसर विल नॉट बाइंड एट ऑपरेटर। तो दोनों चीज़ चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रॉन्गली बाइंड करना चाहिए प्रोमोटर रीजन पर और ऑपरेटर खाली होना चाहिए, दोनों की वजह से ये कंडीशन चाहिए। तो यहाँ पर आंसर होगा बाइंडिंग ऑफ सीएमपी टू दिस वन, ओके, बाइंडिंग ऑफ सीएमपी नहीं, ये एकोमोडेशन ऑफ एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज का मतलब है लैक्टोज का आइसोमेरिक फॉर्म, नहीं पॉलीमर। जब 2 लैक्टोज के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, एलोलैक्टोज। तो ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे 1 मॉलिक्यूल ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मिड वाज डाइजेस्टेड बाय हाई फिडिलिटी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। The plasmid has 5 restriction site for the enzyme, the number of mole of the fragment, okay। यहाँ पर बोल रहा है कि एक सर्कुलर डीएनए और इसमें 5 रिस्ट्रिक्शन साइट है, 1 2 3 4 5। सपोज इको R1 के, सब इको R1 के, तो यहाँ पर जब इको R1 से डाइजेस्ट करेंगे तो यहाँ पे कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, अगर सपोज इको R1 से मैंने डाइजेस्ट कर दिया इसको तो एक यहाँ कट होगा, एक यहाँ होगा, 1 बना, फिर यहाँ कट होगा, 2 बना, यहाँ कट होगा, 3 बना, यहाँ कट होगा 4 और ये 5 फ्रेगमेंट बने। पांचों फ्रेगमेंट का अब नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, तो ये प्लाज्मिड 1 मोल है, 1 मोल में कितना होता है मॉलिक्यूल एवोगाड्रो नंबर 6.23 इंटू 10⁻23 ये होता है। तो अब यहाँ पर इसके ये जब 6 इंटू 6.23 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो जब इसके 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है तो इसके भी उतने ही होंगे, सबके तो उतने ही होंगे, तो सब क्या होगा, एक एक मोल रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक मोल, ये भी एक मोल, ये भी मोल, ये भी मोल, ये भी मोल, तो यानी 5 मोल बनेगा। जितना ये 5 है सबका एक एक मोल, तो ये 5 है तो 5 मोल, आंसर होगा 5। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है अंडर anaerobic fermentation growth condition 1 molecule of the glucose yield 22 gram of Streptococcus faecalis and 8.6 gram of Gymnus mobilis, the molar growth yield of ATP। देखिए मोलर ग्रोथ यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म
डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटीपी रिलीज्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल या वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर ये एनएरोबिक कंडीशन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनएरोबिक। तो आपको मालूम है कि 1 ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एनएरोबिक कंडीशन में, तो ये कितना बनाएगा, सिर्फ 2 एटीपी। उसके बाद पायरुविक एसिड जो बना वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन या इथेनॉल फॉर्मेशन में यूज हो जाएगा। तो सिर्फ नेट गेन क्या होगा, 2 एटीपी का एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्या बन सकता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड बन सकता है या इथेनॉल 2 मॉलिक्यूल बन सकता है, तो 2 एटीपी ही फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर इन दोनों कंडीशन में 2 एटीपी बनेगा। अब आ रहे हैं वेट दिया हुआ है दोनों का, 22 ग्राम ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस फेकलिस, तो 22 ग्राम डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 11 फर्स्ट वाले के लिए। और दूसरे के लिए क्या हो गया, 8.6 डिवाइड बाई 2, 4.3। तो इसका आंसर होगा 11 एंड 4.3। ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ रहे हैं ऑर्डर ऑफ एबंडेंस ऑफ क्वाइनोन, यूबीक्विनोन, मेनाक्विनोन एंड डाइमेथाइल क्वाइनोन इन ई कोलाई ग्रोइंग एनएरोबिकली ऑन फ्यूमिलेट। ओके, देखिए यूबीक्विनोन बेसिकली करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है NADH से, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, या फिर कह सकते हो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, अब आ रहे हैं कि इनके 3 फॉर्म होते हैं, यूबीक्विनोन ये वाला, या यूबीक्विनोन मेनाक्विनोन, और उसके बाद में डाइमेथाइलक्विनोन। अब ये वाला कंडीशन यूबीक्विनोन सबसे हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है जब ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन रहेगा तो सबसे हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो अगर मैं बात करूं अंडर एरोबिक कंडीशन प्लस O2, इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन रहेगा, यूबीक्विनोन का कॉन्सेंट्रेशन। और उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा डाइमेथाइलक्विनोन, और उसके बाद होगा मेनाक्विनोन। और अगर यही एनएरोबिक कंडीशन में हो तो ये उल्टा रिवर्स हो जाएगा, MQ सबसे ज़्यादा, उसके बाद DMK, और उसके बाद में यूक्विनोन। तो ये सिर्फ चेंज करता है, DMQ डाइमेथाइलक्विनोन का परसेंटेज सेम या कॉन्सेंट्रेशन सेम, ये चेंज होता है एरोबिक टू एनएरोबिक। तो बस यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एनएरोबिक, तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन डाइमेथाइलक्विनोन, फिर DMQ, फिर यूक्विनोन। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये वाला डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहे हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटीपी जनरेटेड पर मॉलिक्यूल ऑफ NADH ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन ई कोलाई वाया NADH1 एंड साइटोक्रोम BO कॉम्प्लेक्स एंड NADH2 साइटोक्रोम BD कॉम्प्लेक्स। ओके, देखिए ये वो नीचे वाला है एनएरोबिक कंडीशन, ये है एनएरोबिक कंडीशन, और ऊपर वाला क्या है, एरोबिक कंडीशन। तो इन दोनों में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटीपी कितना प्रोड्यूस होगा। तो अगर यहाँ पर NADH है तो अब ये 2 पाथवे ले सकता है, एक ले लेगा एरोबिक वाला और एक ले सकता है एनारोबिक। अगर एरोबिक गया तो NADH1 और उसके बाद में साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स ये जाएगा। तो यहाँ पर इनका रेशियो, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन पास करता है तो टोटल, या फिर हम लोगों ने पढ़ा भी है कि ये पास करेगा किससे, NADH ऑक्सीडोरेडक्टेस कितना पंप करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को, और 4 प्रोटॉन, यहाँ पर कितने को पंप करते हैं, 4 प्रोटॉन को। और साइटोक्रोम BC कितना करता है, ये भी 4 प्रोटॉन को पंप करता है। तो दोनों कितने हो गए मिलकर, 4 4 जा 8 प्रोटॉन टू ATP रेशियो 3 है, यानी H प्लस और ATP रेशियो 3 है। इसका मतलब है कि एक प्रोटॉन के लिए, एक प्रोटॉन जब वापस, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ATP पूछ रहा है, तो अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर दें इसको, सिंपल इसको 3 से डिवाइड कर दें, तो ये कितना ATP आएगा वो मालूम चल जाएगा। ठीक है, जैसे प्रोटॉन टू L, यहाँ पर ATP है, इसका रेशियो 3 है,
तो अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा, H प्लस डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू ATP। तो ATP कितना प्रोड्यूस होगा, टोटल नंबर ऑफ H प्लस डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो 8 आए, यहाँ 3 कर देंगे तो ये कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 2 20 6 7। ये किसके लिए, प्लस O2 के लिए। अब आ रहे माइनस O2। माइनस O2 बोल रहा है कि NaDH2 के लिए जाएगा और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम BD कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर याद रखना है कि जब साइटोक्रोम ये इससे NaDH2 से जाता है तो कोई भी प्रोटॉन का पंपिंग नहीं होता, H प्लस का पंप नहीं होगा, तो इससे कोई पंप नहीं होगा प्रोटॉन का, जीरो। और इससे सिर्फ 2 होता है, लेस एफिशिएंट होते हैं, इससे 2 ही होगा। तो यहाँ पर नेट टोटल प्रोटॉन कितना पंप हो, 2 अगर एनारोबिक कंडीशन चला गया। तो नंबर ऑफ ATP अब कितना होगा, 2 डिवाइड बाई 3 दैट इज 0.67। यही आंसर होगा 2.67 एंड 267। कौन सा आंसर मिल रहा है, 2.67 एंड 67। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। अब आ रहा है 14th इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन यहाँ पर और मैच करना है, इधर इम्यूनोग्लोबुलिन का फंक्शन दिया हुआ नाम और इधर फंक्शन दिया हुआ, तो ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। IgE क्या करता है, IgE एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करता है, कौन सा है, कहाँ पर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एलर्जिक रिस्पॉन्स, राइट, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए है। उसके बाद IgG ये करता है प्रोटेक्ट द फीटस, ये इसके लिए ये हो जाएगा। उसके बाद IgM ये फर्स्ट एंटीबॉडी है जो प्रोटेक्ट करेगा इन्फेक्शन के लिए, इसलिए ये सही होगा। IgA उसके बाद में यहाँ पर प्रोवाइड द लोकलाइज्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोस्कोपिक सरफेस, और इनमें से कोई भी नहीं जानना, तो अगर IgE के बारे में भी जानना है तो बस वही है ऑप्शन एस, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आ रहे हैं, ये क्वांटिटेटिव या रियल टाइम PCR का डेटा है जिसमें सैंपल लिया गया है, स्वैब सैंपल फ्रॉम 3 पेशेंट XYZ, और उनका ये रिजल्ट, उनका एनालिसिस कि वो उनको सार्क या कोविड है कि नहीं, ठीक है, कोविड-19 का टेस्ट है। तो यहाँ पर ये जिनको रियल टाइम PCR के बारे में मैंने डिस्कस भी किया हुआ, मेरी वीडियो मिल भी जाएगा, जिसमें ये एग्जैक्टली मैंने डिस्कस किया हुआ बायोकेमिस्ट्री में कि फ्लोरोसेंस का ये बेसलाइन है। अब जितना जल्दी, ये CT वैल्यू कहलाता है, ये क्या कहलाता है, CT वैल्यू, बहुत बार सुना भी होगा CT वैल्यू, ये मिनिमम कट ऑफ है, ये बेसलाइन है, इससे ऊपर होगा तभी कुछ वहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो जेड तो ऊपर जा ही नहीं रहा, कितना भी साइकिल चला लिया, सपोज 40 साइकिल चला लिया, 40 साइकिल तक यहाँ ये बेसलाइन से ऊपर गया नहीं, इसका मतलब है कि इनमें इन्फेक्शन है ही नहीं, तो जेड इज़ नॉट इन्फेक्टेड। और इनमें कौन पहले इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस किया, कम साइकिल में कौन किया, तो अगर इस तरफ साइकिल 40 है तो हो सकता है यहाँ 30 हो, यहाँ पर 20 होगा, तो ये कम साइकिल में ही क्रॉस कर गया, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ बैक्टीरियल लोड होगा तभी तो कम साइकिल में ही एम्पलीफाई होकर यहाँ पहुँच गए। तो X में हैवी लोड है, Y में कम लोड है, Z में बिल्कुल नहीं है। अगर कोई यहाँ से क्रॉस करेगा तो यानी बहुत ही कम साइकिल में ये CT वैल्यू को क्रॉस, ये बेसलाइन को क्रॉस कर दिया, यानी ये हेवी लोडेड है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। तो जितना कम CT वैल्यू है उतना हेवी लोड है। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं, XY आर पॉजिटिव, देयर नो डिफरेंस, नहीं ये नहीं, XY आर पॉजिटिव एंड X इज हाइस्ट वायरल लोड। फर्स्ट ऑप्शन इज, सॉरी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ रहे हैं यहाँ पर ये कंजुगेशंस है। Appearance of recombinant E. coli strain contains different gene after mating of HFR and F minus. Shows the graph this one along with the chromosome based on the information. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये सपोज बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, यहाँ से कंजुगेशन ट्यूब बना और ये धीरे धीरे क्या होता है, ये इसका कॉपी बनता है और ये कॉपी रेप्लिकेट होकर ये ओपन, सपोज प्लाज्मिड है और इसमें ये प्लाज्मिड का सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें Y है, इसमें X है, इसमें R है, इसमें P है, लाइक दिस। तो ये क्या होगा, पहले ओपन होगा, ये ओपन हो गया, तो चलो ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ये पहले ओपन होगा, इस तरीके से एक जगह से कट लगेगा और अब क्या होगा, ये धीरे धीरे इस डायरेक्शन से मूव करेगा। तो जो सबसे आगे गया उसमें, जो सबसे पहले यहाँ पहुँचा वो सबसे आगे की तरफ होगा, उसके बाद में पीछे वाला,
तो ये देखिए टाइम के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन एंटर किया, x, उसके बाद y, उसके बाद z। तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो जीन प्रेजेंट होंगे वो x होगा, जो सबसे आगे वो सबसे पहले पहुंचेगा, उसके पीछे कौन होगा, y, और उसके पीछे कौन होगा, z। तो सीक्वेंस कौन है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। तो सबसे पहले किसके लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, x। यहाँ पर जो सबसे पहले इंटर करेगा कौन सा जीन करेगा, तो ये प्लाज्मिड का सीक्वेंस है। अच्छा, यहाँ पर जब एरो इस तरह का दिया हो, ये इस तरह का ट्रायंगल शेप, तो जिधर ब्रॉडर बेस होता है उधर से स्टार्ट होता है, और जिधर पॉइंटेड हो गया वो एंड हो गया। ये सब यहाँ पर समझना आता है। तो स्टार्ट पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या, इधर से स्टार्टिंग है, इधर से एंट्री करेगा, और एंड कहाँ पर होगा, यहाँ एंड होगा, और ये स्टार्ट होगा। होप सो ये समझा, ब्रॉडर पोर्शन से स्टार्ट होता है। तो ये सबसे पहला कौन है, P, और X सबसे पहले गया, तो X वाला में जीन कौन सा होगा, P प्लस ये यहाँ भी है, ये दोनों करेक्ट होगा। अब आते हैं Y के बाद P के बाद क्या है, R। तो या तो R यहाँ पर, P के बाद सॉरी Q है, तो Q किसी में है क्या, नहीं है। तो ये A और C तो नहीं होगा। अब इसको Y में R आए या X, तो R या X पहले आ जाए, कौन आ जा रहा है, R पहले आ रहा है, X तो बहुत बाद में है, यानी ये वाला सही है। उसका Z सबसे लास्ट में गया, तो Z में क्या आएगा, इसके बाद वाला X, यस, ये आंसर होगा B। ये वाला नहीं, ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया, नहीं ये नहीं होगा, ये B ऑप्शन इज करेक्ट। होप सो ये क्लियर है। चलिए आ रहे नेक्स्ट, द जीनोम ऑफ बैक्टीरिया इनकोड 10 डिफरेंट सरफेस एंटीजन। ओके, genome of the bacterium code 10 different surface antigen whose expression can be turned off or on randomly the number of possible antigen combination। तो एंटीजेनिक कॉम्बिनेशन तो Y एंटीबॉडीज पर होता है, और इसमें 2 बाइंडिंग पॉकेट होते हैं, यानी एट ए टाइम 2 पर बाइंड, मतलब 2 का कॉम्बिनेशन करके ये एंटीजेनिक कॉम्बिनेशन बन सकता है। टोटल है 10, तो 2 to the power 10, सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 to the power 10 का वैल्यू आता है 1024। आंसर होगा यहाँ पर 1024। ठीक है, अब आ रहे हैं नेक्स्ट। सपोज द mRNA न्यूली डिस्कवर्ड बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड, ओके, आउट ऑफ 4, यानी A, T, G, C जो हम लोग में 4, इसकी जगह पर सिर्फ 2 है, X और Y, कोई भी हो सकता है, X और Y। ओके, consider that this organism has no nucleotide modification system, okay, the number of nucleotide required for per codon to encode 20 distinct amino acid। तो 20 डिस्टिंक्ट, आपको याद होगा, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ बायोकेमिस्ट्री में, जेनेटिक कोडोन में, कि अगर यहाँ पर 4 है, हम लोग में क्या है, ATGC4, और टोटल 20 चाहिए, तो इसको कैसे कॉम्बिनेशन करें कि ये 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो अगर 4 to the power 1 रखते थे तो सिर्फ 4 आता था, 4 डिफरेंट अमाइनो एसिड होगा, 20 चाहिए। 4 to the power 2 रखते थे तो सिर्फ 16 आएगा, 20 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, यानी 4 to the power जब 3 रखेंगे, 3, तब ये आएगा 64 जेनेटिक कोडोन, जो इनफ है 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए। सेम वे यहाँ लगा देंगे 2 के लिए, अब 4 नहीं है, 2 है, 2 को 1 रखते हैं, चाहिए 20, 2 को पावर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 2, ये नहीं चलेगा। 2 to the power 2 रखेंगे, चाहिए 20, कितना आ रहा है, 4, ये भी नहीं चलेगा। 2 to the power 3 चाहिए 20, आ रहा कितना, 8, ये भी नहीं चलेगा। 2 to the power 4 चाहिए 20, ये कितना आ रहा है, 16, ये भी नहीं चलेगा। 2 to the power 5 ये रखते हैं, चाहिए 20, 2 to the power 5 क्या आ रहा है, तो 16 तो 32, यस, 32 जेनेटिक कोडोन है और 20 जेनेटिक कोडोन है। कोडोन के मतलब कोडोन का नंबर अमाइनो एसिड के इक्वल होना चाहिए या कम से कम उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं चलेगा। तो ये वाला 32 सही है। तो कितना इसका कॉम्बिनेशन किया, 5, आंसर हो गया यहाँ पर 5। अब सो ये समझा। अब 19th, द डेसिमल रिडक्शन टाइम D for reducing 10 to the power 12 spore of Clostridium to 1, 10 to the power 12 से 1, D टाइम जो होता है, इट इज़ अ टाइम फॉर 1 log रिडक्शन। तो 1 log रिडक्शन का वैल्यू हो गया 10, तो 10 to the power 12 से कितना होगा, 11, मुझे जाना है, ये 1 log रिडक्शन होगा, ये
2 लॉग रिडक्शन होगा। तो यहाँ से जाना है 10 टू द पावर 1, तो कितना लॉग रिडक्शन करना होगा, 10 टू द पावर 12 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 1, यही तो है ना, 1 इज, ठीक है, ये सॉरी ये 1 होगा, 1 तक जाना है। तो 10 टू द पावर 12 डिवाइड बाई 1, ये हो गया 12 टाइम्स, 12 टाइम्स या 12 लॉग रिडक्शन चाहिए, ठीक है। अब आ रहे हैं कितने डिग्री पर, 111 डिग्री पर। डी का टाइम यहाँ पर दिया, डी वैल्यू ऑफ इज 0.2 एट 121। अब 111 पर था तो इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये दिया हुआ है 121 पर, चाहिए 111, कम डिग्री पे चाहिए। और ये दूसरा दिया हुआ है कि इंक्रीज अगर टेम्परेचर करते हैं तो 110 से डी वैल्यू डिक्रीज करता है। इसका मतलब क्या है, देखिए 121 डिग्री पर दिया हुआ है डी की वैल्यू 0.2, और ये बोल रहा है कि जब 10 डिग्री से इंक्रीज करते हैं तो ये 110 हो जाएगा, 1/10 टाइम हो जाएगा। तो अगर 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं, जैसे 121 से इंक्रीज करते हैं 131 डिग्री, तो डी टाइम कितना हो जाएगा, 0.02, 10 टाइम्स 0.2 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये इतना होगा। लेकिन मुझे इंक्रीज नहीं करना है, मुझे डिक्रीज करना है। 111 पे चाहिए ना, हम लोग को कितना पे चाहिए, देखिए 111 पे चाहिए 10 डिग्री कम पर। तो 10 डिग्री कम करेंगे लेस, तो ये टाइम वैल्यू इंक्रीज करेगा, 110 से हो जाएगा 10 टाइम इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है कि 10 डिग्री अगर मैंने 111 डिग्री कर दिया, 121 से 111 डिग्री किया, 10 डिग्री कम किया, तो 0.2 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मिनट होगा। तो एक लॉग रिडक्शन का टाइम आ गया 2 मिनट। तो मुझे 12 लॉग रिडक्शन करना है, 12 टाइम कम करना है, तो 12 इंटू 2 24 मिनट होगा। होप सो ये समझा, 24 मिनट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। 20 जनरेशन टाइम ऑफ E. coli is 30 मिनट। ओके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ कल्चर, इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरियम रिक्वायर्ड टू रीच 10 to the power 9, initial number of bacteria required to reach a number of 10 to the power 9 in a 2 hour is okay। इनिशियल नंबर पूछ रहा है, फाइनल नंबर दिया हुआ, ये क्या है, फाइनल नंबर यानी NT, ये फाइनल नंबर दिया हुआ है NT, N0 चाहिए। यहाँ पर जनरेशन टाइम दिया हुआ है 30 मिनट और टोटल है 2 आवर्स। तो मैंने नंबर ऑफ जनरेशन के लिए बताया हुआ है, ये फॉर्मूला, ये सब डिस्कस किया हुआ है। तो नंबर ऑफ जनरेशन कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम डिवाइड बाई जनरेशन टाइम। तो टोटल टाइम है 2 आवर डिवाइड बाई 30 मिनट, तो इसको आवर में को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 2 इंटू 60 डिवाइड बाई 30, 2 यानी 4 जनरेशन होगा। ये जनरेशन निकल गया। अब यहाँ पर NT की वैल्यू इंटू N0 इंटू 2 टू द पावर n इज नंबर ऑफ जनरेशन। तो NT की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 टू द पावर 9, N0 फाइंड आउट करना है, 2 टू द पावर यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे 4 जनरेशन, तो ये कितना आ जाएगा 8 N0। तो N0 की वैल्यू क्या आएगी, 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाई 4। 7 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको 10 टू द पावर, अच्छा चलिए अब ये इसको कैलकुलेट करने के लिए कितना आएगा, 25 इंटू 10 टू द पावर 7, आंसर होगा 25। 7 तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 25 ही लिखेंगे, 7 ये ऑलरेडी दिया हुआ इंटू 7, तो आंसर होगा 25। चलिए, तो इसी के साथ में मैंने सारा क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक सॉल्व कर दिया प्रीवियस ईयर के फ्रॉम गेट लाइफ साइंसेस माइक्रोबायोलॉजी का। कौन सा ईयर, 2021, 2019 और 2020 का ऑलरेडी सॉल्यूशन मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग किसी प्रीवियस ईयर के माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।